नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मुंबई की एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना के बारे में। जी, 30 अक्टूबर 2025 वाली घटना। हाँ, पवई में हाँ। एक स्टूडियो में रोहित आर्य नाम के एक व्यक्ति ने करीब 19 लोगों को बंधक बना लिया, जिनमें 17 बच्चे थे। बिल्कुल। आज हम इसी को थोड़ा गहराई से देखेंगे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था, क्यों हुआ और कैसे एक इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति मतलब रोहित आर्य इस हद तक पहुंच गया। सही बात है। तो कहानी शुरू होती है पवई के आर्य स्टूडियो से। ऑडिशन का आखिरी दिन था। हाँ, 30 अक्टूबर। दोपहर करीब 1 बजे रोहित आर्य स्टूडियो में आया, दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। और फिर उसने घोषणा कर दी कि सब बंधक हैं। जी, 17 बच्चे, एक बुजुर्ग भी थे शायद, कुल 19 लोग। और उसने वो कोई केमिकल वगैरह भी छिड़का था, है ना? हाँ, खबरों में यही था। कोई ज्वलनशील केमिकल और गैस लाइटर से आग लगाने की धमकी भी दे रहा था। और 2 मोशन सेंसर भी लगाए थे इसने, ताकि पुलिस अंदर ना आ सके। बाहर पेरेंट्स इंतजार कर रहे थे, जाहिर है बहुत घबरा गए होंगे। 1:45 बजे के करीब पुलिस को कॉल गई। इसी बीच रोहित ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी डाल दिया। हाँ, वो वायरल हो गया था काफी। उसमें वो कह रहा था कि वो कोई टेररिस्ट नहीं है, पैसे भी नहीं चाहिए उसे। बस कुछ सवाल थे उसके। उसने कहा, सरल और नैतिक सवाल। और ये भी कहा कि सुसाइड करने से अच्छा उसे ये रास्ता लगा, और भी लोग हैं जो उसकी तरह परेशान हैं। और खास तौर पर वो शिवसेना नेता दीपक केसरकर से बात करना चाहता था, जो उस समय पूर्व स्कूली शिक्षा मंत्री थे। जी, तो पुलिस आई होगी फिर? हाँ बिल्कुल, सीनियर इंस्पेक्टर जितेंद्र सोनावनी और डीसीपी दत्ता नलावड़े पहुंचे। उन्होंने बात करने की कोशिश भी की, पर रोहित मानने को तैयार नहीं था। काफी आक्रामक था, पुलिस पर भरोसा नहीं कर रहा था। और मंत्री जी से बात हुई केसरकर से? रिपोर्ट्स तो यही कहती हैं कि कोशिश की गई, पर संपर्क नहीं हो पाया उनसे, कोई नतीजा नहीं निकला। तो फिर क्यूआरटी को बुलाया गया, क्विक रिस्पांस टीम। राइट। क्यूआरटी ने फिर प्लान बनाया, स्टूडियो के पीछे बाथरूम की खिड़की की ग्रिल काटी। बहुत सावधानी से किया होगा ये सब। हाँ बिल्कुल। जैसे ही टीम अंदर घुसी, पुलिस के अनुसार रोहित ने एयर गन से फायर किया। एयर गन? हाँ, एयर गन। जवाब में एपीआई अमोल वाघमारे ने गोली चलाई। वो गोली रोहित के सीने में लगी। और फिर? उसे अस्पताल ले गए, लेकिन वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। और बंधक? सभी बंधक सुरक्षित निकाल लिए गए। करीब 3.5 घंटे ये सब चला। 3.5 घंटे? बच्चों के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। खैर, इस दुखद अंत के बाद सवाल तो यही उठता है कि रोहित आर्य ये शख्स आखिर था कौन? यहाँ तक कैसे पहुंचा? कोई आम आदमी तो नहीं था वो। नहीं, बिल्कुल नहीं, काफी पढ़ा लिखा था। सिम्बायोसिस, आईएसबी जैसे संस्थानों से। हाँ। अपनी मीडिया कंपनी भी थी उसकी, अप्सरा मीडिया। सोशल इश्यूज पर वीडियो बनाती थी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उसने 3 साल पहले एक स्वच्छता मॉनिटर पहल शुरू की थी। अच्छा? हाँ, और उसे लॉन्च करने वाले तत्कालीन स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ही थे। रोहित उस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर था। मतलब जिसके खिलाफ वो आवाज उठा रहा था, उसी के साथ पहले काम कर चुका था। जी हाँ, उस समय के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ मंच भी साझा किया था उसने। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? यहीं से पूरा मामला जुड़ता है। रोहित का आरोप था कि सरकार ने इसी स्वच्छता मॉनिटर प्रोजेक्ट के लिए उसके करीब 2 करोड़ रुपए नहीं दिए, बकाया थे। 2 करोड़? हाँ, उसका कहना था कि आइडिया उसका, शॉर्ट फिल्म है उसकी, पर न क्रेडिट मिला न पैसा। तो उसने पहले आवाज नहीं उठाई थी इसके लिए? उठाई थी, कई बार। केसरकर के बंगले के बाहर प्रोटेस्ट किया, आजाद मैदान में धरना दिया, पुणे में भूख हड़ताल भी की थी। भूख हड़ताल भी? हाँ, और उसी दौरान उसे दौरे पड़े तो अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। उसकी मेन मांग यही थी कि उसके काम का पूरा पैसा मिले। लेकिन सरकार का क्या कहना था इस पर? उनका भी तो कोई पक्ष होगा। बिल्कुल, शिक्षा विभाग का कहना था कि 2022 में पहले फेज के लिए 9.9 लाख दे दिए थे। अच्छा? और 2023-24 के लिए 2 करोड़ मंजूर भी हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि रोहित ने जरूरी कागजात जैसे विज्ञापन और मैनेजमेंट खर्च के बिल वो जमा नहीं किए। डॉक्यूमेंटेशन का इशू। हाँ, इसलिए पैसा रिलीज नहीं हुआ। अच्छा। आगे 2024-25 के लिए 2.4 करोड़ का नया प्रपोजल भी था। और क्या बात थी? एक और आरोप था सरकार का कि रोहित की कंपनी स्कूलों से गैर कानूनी तरीके से रजिस्ट्री एंड फीस ले रही थी इस प्रोजेक्ट के नाम पर। ओह। हाँ, तो कंपनी को कहा गया कि वो पैसा जमा कराए और फीस लेना बंद करे, पर आरोप है कि उसने ऐसा नहीं किया। और केसरकर पूर्व मंत्री ने क्या कहा? दीपक केसरकर का कहना था कि भाई बिना सही डॉक्यूमेंट्स के पेमेंट कैसे करते? नियम तो फॉलो करने पड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अपनी तरफ से 7 लाख और 8 लाख के 2 चेक दिए भी के, जो रोहित ने लिए भी थे। तो मामला वाकई काफी उलझा हुआ लगता है। एक तरफ रोहित के आरोप,
दूसरी तरफ सरकार के दावे। सही बात है। सरकार कह रही है प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, रोहित कह रहा है नाइंसाफी हुई, पैसा रोका गया। ये सवाल तो है कि क्या वाकई पेमेंट में देरी हुई थी, क्या प्रक्रिया में कोई कमी थी, और क्या रोहित के साथ सच में अन्याय हुआ, ये जानना मुश्किल है। एक और बात है, पुलिस कह रही है वो मानसिक रूप से अस्थिर था, जबकि उसके पड़ोसी और पत्नी उसे शांत बता रहे थे। हाँ, तो ये विरोधाभासी बातें मामले को और कॉम्प्लिकेट करती हैं। तो संक्षेप में देखें तो ये एक पढ़े लिखे व्यक्ति की हताशा की कहानी है, शायद, जो सिस्टम से लड़ते लड़ते या अपने बकाया पैसों के लिए लड़ते लड़ते इस रास्ते पर चला गया। हाँ, ऐसा लगता है, लेकिन दूसरी तरफ नियमों का उल्लंघन और प्रक्रियात्मक कमियों की बात भी है। सही। ये घटना सोचने पर मजबूर करती है कि जब कोई व्यक्ति व्यवस्था से टकराता है या जिसे वो अन्याय समझता है उससे, तो उस पर क्या बीतती है। बिल्कुल। और क्या हमारे सिस्टम में कोई ऐसा तरीका है कि बात इतनी बिगड़ने से पहले ही कोई हल निकल सके, ये एक बड़ा सवाल है।